हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज योर सूर्यवंशी सर और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, वही चैप्टर जिसके बारे में बच्चे कहते हैं सर ये तो बड़ा कठिन है। बिल्कुल उसी कठिन चैप्टर को आसान भाषा में लेकर के आया हूँ। और एक बात आपको बता दूं कि इसी चैनल पर आपको मिलने जा रहे हैं क्लास 10 के सभी प्रिंटेड नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और वो भी कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स के साथ। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज योर सूर्यवंशी सर और आज पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का सबसे मुश्किल चैप्टर बताया जाने वाला। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज योर सूर्यवंशी सर और लेकर के आए आज आपके लिए क्लास 10 साइंस का वो चैप्टर जिसने काफी बच्चों की नींद खराब कर रखी। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में। और ये वही चैप्टर है जहां क्लास के हर बच्चों की मुंह में से एक ही आवाज निकलती है, सर कार्बन। बड़ा परेशान किया है सर इस कार्बन ने, बिल्कुल दिमाग में नहीं जाता है सर। लेकिन वो कहते हैं ना कि साइंस मतलब सूर्यवंशी सर, और समझ में नहीं आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर वही बात कि सूर्यवंशी सर जब पढ़ाते हैं तो सब दिमाग में जाता नहीं, दिमाग में छप जाता है। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, कार्बन व इसके यौगिक। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा हाथ जोड़ के एक सूचना देना चाहता हूँ। वो सूचना ये है कि इसके पहले के तीनों चैप्टर इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, क्योंकि अगर बोर्ड पेपर के अंदर आपको 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं तो फिर सूर्यवंशी सर ने आपके लिए तैयार कर दिया है कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट रणनीति। और वो कहा था ना मैंने आपसे कि इस बार सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, इस बार उंगली पकड़ के बोर्ड पेपर एग्जाम तक लेके जाऊंगा और वहां से 100 में 100 नंबर आपको दिलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वही वादा, वही प्यार, वही जोश, वही जुनून लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 4 में। और वही बात जो मैंने आपसे कही थी कि इस बार सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, सूर्यवंशी सर इस बार सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपको देंगे कंप्लीट साइंस के नोट्स, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट मॉडल पेपर और साथ ही साथ एमसीक्यूज का एक प्यारा सा क्वेश्चन बैंक। ये सारी चीजें आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी सूर्यवंशी क्लासेज ऐप पर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से ये सारी चीजें फ्री में प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक की। तो बेटा आज ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस एक चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो है आपकी एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी 100% रहनी चाहिए और वही एक ही जुनून, एक ही जोश, एक ही अपना जज्बा रहना चाहिए, वो है अब की बार 100 जी। मिशन साइंस इन 100, हैशटैग मिशन साइंस इन 100। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जोश लाएंगे। क्या लाएंगे? जोश। और जोश आएगा, आप कमेंट कीजिए हैशटैग मिशन 100। क्या कमेंट करेंगे? मिशन 100। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मिशन 100। उसके बाद में ये मजेदार टॉपिक आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बात करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक की। चलिए तो बेटा कार्बन जैसा कि अपन जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो 6 नंबर पे कौन आता है भाई? कार्बन। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु। जैसा कि अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा धातु है और अधातु है, तो कार्बन क्या है? एक अधातु। और कार्बन अधातु मतलब अपन समझ गए ना, अधातु के सारे भौतिक गुणधर्म और अधातु के सारे रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, चलिए बात करें बेटा जो कार्बन है वो सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपट्टी में खनिजों के रूप में मिलता है 0.02%। 0.02%। क्या बोला प्यारे बच्चों? 0.02%। प्रश्न बनता है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाला। कार्बन भूपट्टी में खनिजों के रूप में कितना मिलता है? 0.02%। कितना? 0.02%। और बात करें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तो मिलता है बेटा 0.03%। याद रहेगा प्यारे बच्चों? तो 0.02% तो खनिजों के रूप में और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में। चलिए अब बात करते हैं बेटा कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की परमाणु संख्या है 6। कितनी है? 6। अब जैसा अपन जानते हैं कि जैसे कार्बन है ना बेटा, तो कार्बन का जो परमाणु आकार है या परमाणु जो चित्र है वो इस तरीके का रहेगा। तो कार्बन का जो बेटा न्यूक्लियस रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं? कार्बन के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, प्रोटॉन रहते हैं। कितने रहेंगे? 6। जैसा अपन जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसमें 6 ही प्रोटॉन रहेंगे और 6 ही क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन।
तो 6 प्रोटॉन कहाँ रहेंगे, नाभिक के अंदर रहेंगे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहते हैं और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएंगे, दूसरी कक्षा में। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2,4। इसका मतलब उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने आए, 4, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो कार्बन है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, समझिए। कार्बन चतुस्संयोजी होता है। चतुस्संयोजी का मतलब 4 संयोजकता वाला। 4 क्यों, देखो बेटा, कार्बन का जो बाह्यतम कक्ष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो जो चारों इलेक्ट्रॉन है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसा कि अपन जानते हैं कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास तो 4 है, तो या तो 4 इसको किसी से उधार लेने पड़ेंगे, तो 4 उधार लेगा तो इसके पास कौन सा आयन आ जाएगा, C-4 बनाएगा। और अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो क्या बनाएगा, C+4 बनाएगा। इसका मतलब अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कौन सा आयन बनेगा, C+4। और किसी से इलेक्ट्रॉन अगर उधार लेगा तो कौन सा आयन बनेगा, C-4। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता। कार्बन क्या करता है, कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+ धन आयन बनाता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C-4 आयन बनाता है। जब बल्कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। अब इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत प्यारे तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे समझो, देखो आपको समझना है बेटा, जैसे मान लीजिए कार्बन है साहब। अब कार्बन अपन जानते हैं कि कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 4 है। अब सपोज करो एक लड़का है राम, उसको बिजनेस करने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 8 लाख रुपए चाहिए। उसके पास 4 लाख रुपए ऑलरेडी है, ठीक है, 4 लाख रुपए उसके पास ऑलरेडी है। एक उसका दोस्त है श्याम, उसको भी बिजनेस करने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए और उसके पास भी 4 लाख रुपए ऑलरेडी है। तो देखो, राम श्याम के पास जाता है और श्याम से क्या कहता है, भाई मेरे को बिजनेस करना है, ले तेरे 4 लाख रुपए मुझे दे दे, 8 लाख रुपए मेरे पास हो जाएंगे, मैं बिजनेस कर लूंगा। क्या श्याम उसको देगा, क्या श्याम उसको देगा, क्या नहीं देगा, क्योंकि श्याम ये कहेगा भाई 4 लाख तो मेरे पास भी है, तो तू तेरे 4 लाख मेरे को दे दे, अब मैं बिजनेस कर लूंगा। तो दोनों ही अपने पैसे एक दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन फिर कोई समझदार व्यक्ति आता है आपके जैसा और वो कहता है भाई लड़ क्यों रहे हो, 4 लाख तेरे पास है, 4 तेरे पास है, दोनों मिलाओ, दोनों पार्टनरी में बिजनेस शुरू कर लो। बिल्कुल वही चीज कार्बन करता है बेटा। तो जैसे मान लीजिए एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के अगर अपन जोड़ दे तो कितने हो गए, 8 हुए, नहीं हुए। या फिर मान लीजिए कार्बन, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसके पास 1 लाख रुपए होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन को 4 चाहिए तो 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितने हो गए, हो गए 4। तो 4 उसके 4 इनसे लेगा तो 8 हो गए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब नहीं दे पा रहा, नहीं ले पा रहा, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, साझेदारी। और जब भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है बेटा, सहसंयोजक बंध बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं, सहसंयोजक। देखो क्या बोला, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, ध्यान से समझना बेटा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हो गई, इसे साझेदारी हो गई। क्या हो गई, साझेदारी। और इसी साझेदारी को होने से जो बंध बनेंगे वो होंगे सहसंयोजी बंध। क्या होंगे, सहसंयोजी बंध, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझ लेना। अब यहां पर कार्बन के अलावा देखो, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी इलेक्ट्रॉनों की क्या कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे मैं समझा देता हूँ बाबू, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो। ध्यान से क्या देखना है, जो कार्बन है ना बेटा, इसके पास बाहर मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4।
इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेना अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो। बाबू मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। वो नहीं कहा था मैंने परसों, ना संघर्ष ना मेहनत तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान संतम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, सीधी सी बात है। अगर आपको नंबर चाहिए मेहनत करने पड़ेंगे, और ऑप्शन नहीं है भाई। देखो रील देखने से नंबर नहीं आएंगे बेटा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास बाहरी जो कक्षा होती है बेटा उसमें होते हैं कितने 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, इसका क्या होता है 2,6, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आए 6, 8 पे आता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, इसके पास होंगे बेटा 5, बाहरी कोश में कितने होंगे 5, ठीक है। इसके बारे में बात करें हाइड्रोजन तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 1 पे आता है। फ्लोरीन इसके पास भी 1 होगा, क्लोरीन इसके पास भी 1 होगा। वैसे तो 7 होंगे ना बाहर तो, पर जरूरत इनको 1 की होगी। 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन के पास भी कितने होंगे 7 होंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन कितने पे आता है बेटा, फ्लोरीन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 पे आता है, तो 2 अंदर आए, बचे कितने 7। क्लोरीन के पास भी बाहर कितने बचेंगे 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 7 होता है और इसका 2 7 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया। तो ये सभी जो हैं ये कौन से बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब ध्यान से समझना, आगे चलो इसी के बारे में बात करते हैं। ये देखो आप ध्यान से, ये क्या है हाइड्रोजन है। अब देखो H2 कैसे बनता है, H2 कैसे बनता है। यहां पर देखो ये एक है H और एक दूसरा H है। इस H के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस H के पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला H क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला H भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, तो दोनों का काम हो गया ना। तो बीच में जो ये बंध बना इसे बोलेंगे साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और जो यहाँ पे बंध बना है बीच में जो बंध बनेगा ये सहसंयोजक बंध रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध, कौन सा आबंध है ये, सहसंयोजी आबंध, ठीक है। चलिए अब चलते ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो ऑक्सीजन के पास जैसा कि मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 2 2 4 2 6, एक दूसरा ऑक्सीजन उसके पास भी 6 रहेंगे। अब इसको 8 चाहिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो इसमें से 6 में से 2 इसने इधर रखे, इधर वाले ने भी 6 में से 2 इधर रखे, तो बताओ इसके पास कितने हो गए 8 हो गए, इसके पास भी कितने हो गए 8 हो गए। तो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई साझेदारी इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े। कितने जोड़े भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 जोड़ा बनता है, तो कितने जोड़े बने 2। अब ध्यान रहे अगर 2 जोड़े हैं तो 2 बंध होंगे। ऑक्सीजन के बीच में कितने डबल बॉन्ड बनेगा, द्विबंध बनेगा। हाइड्रोजन में क्या था, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनी साझेदारी हुई थी तो एकल बंध बना था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना था। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, द्विबंध बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, तो बेटा नाइट्रोजन के पास जैसा कि मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो नाइट्रोजन के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो एक और नाइट्रोजन आएगा उसके पास भी कितने रहेंगे 5 रहेंगे। 5 में से कितने की साझेदारी करेगा 3 की। अरे बाबू एक प्रश्न पूछूं, ये बता 3 की साझेदारी क्यों करी, अरे ये बताइए मेरे को 3 की ही साझेदारी क्यों करी। अरे बाबू अभी तो समझा कि फ्री हुआ हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, होने 8 चाहिए, कितने होने चाहिए 5 इसके पास हैं, कितने कम पड़े 3 ही तो पड़े ना, तो 3 की साझेदारी करेगा भाई। 3 देखो जितने की साझेदारी करते हैं उतने एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे इसने 3 की साझेदारी करी तो इधर वाले ने भी 3 दिए, तो हो गए उसके 8, 2 इसके पास 2 ये बच रहे, 6 और 2 8 हो गए। तो जितने की आवश्यकता होती है उतने की साझेदारी करेगा ना। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, अब 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं तो कितने घटे 2 ही तो घटे ना, 8 करने तो कितने घटे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पर उसको चाहिए भी 1 ही होता है, 2 ही चाहिए होते हैं उसको, क्योंकि है ना, तो वो 1 ही करता है। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न था बेटा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पानी की। जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच एकल आबंध, ध्यान से देखना। पानी वाटर, तो वाटर बेटा बना होता है किससे 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, हाइड्रोजन के पास होता है 1, इसके पास होता है 1, देखो 8 हुए नहीं हुए, हो गए 8। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं साझेदारी कर लेते हैं। किस तरीके से करते हैं, चलो उसका डायग्राम नीचे बन रहा होगा, ये देखो आप इस तरीके से करेंगे। ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन को दिया, 1 इधर दिया, 6 होते हैं, 4 इसके पास खुद के पास बच गए, इधर इनकी साझेदारी हुई तो इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए, इसके पास टोटल कितने हो गए 8, और इस तरीके से बन जाता है H2O, ठीक है। ये है बेटा है ना
तो अपन को यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है, क्या अपन ने पढ़ लिया है, अपन को ये समझ में आ गया है कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C+4 आयन बना सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C-4 आयन बना सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 होते हैं, बाहर कितने हैं, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 10, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से संभाल नहीं पाते, इनको पकड़ के नहीं रख पाते, इसलिए C-4 आयन बनाना भी क्या है, कठिन काम है। तो वो दोनों नहीं बनाता, C+4 आयन भी नहीं बनाता, C-4 आयन भी नहीं बनाता। तो क्या बनाता है गुरुजी, वो बनाता है बेटा साझेदारी करके सहसंयोजी बंध। क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध। याद रहे, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा। क्या करता है, साझा, साझेदारी करता है, पार्टनरशिप करता है और सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन कैसे सहसंयोजक बंध बनाता है बता दिया, ऑक्सीजन कैसे बनाता है बता दिया, नाइट्रोजन कैसे बनाता है बता दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो एकल बंध बनेगा, 4 की होगी तो द्विबंध बनेगा और 6 की हो गई तो त्रिबंध बनेगा। याद रहे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक जोड़ी एक बंध बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। याद रहे बेटा, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनके गलनांक और कवतनांक कम होते हैं, लेकिन कल अपन ने क्या पढ़ा था, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व कवतनांक अधिक होता है, इनका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का जो बल होता है, अंतर आणविक बल होता है, वो क्या होता है, कम। प्रश्न आएगा बाबू, अरे बेटा प्रश्न ये आने वाला है कि सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक कवतनांक कम क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में अंतर आणविक बंध क्या होते हैं, कमजोर। अंतर आणविक बंध क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते। ठीक है, दोनों बातें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। क्या बोला मैंने, सहसंयोजी बंध जो यौगिक बनाते हैं उनका गलनांक कवतनांक कम होता है, क्योंकि उनके बीच में अंतर आणविक बल कम होता है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, याद रहे। चलिए अब चलते हैं अपन कार्बन की सर्वतमुखी प्रकृति। कार्बन के अंदर 2 बहुत अच्छी क्वालिटी है, कार्बन के अंदर 2 बहुत अच्छी क्या है, क्वालिटी है, गुण है उसके, जिसे बोलते हैं सर्वतमुखी प्रकृति। कार्बन के अंदर 2 गुण है बेटा। एक तो कार्बन क्या करता है, कार्बन 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 जुड़ जुड़ के बहुत सारी लंबी श्रृंखला बना लेता है, शाखित श्रृंखला बना लेता है, और कभी कभी तो वलय भी बना लेता है। दूसरा, कार्बन की संयोजकता होती है 4, इसलिए वो एक बार में 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है, और एक बार में अन्य 4 तत्वों से या परमाणुओं से जुड़ सकता है। समझो, श्रृंखलन, कार्बन का वह गुण जिसकी वजह से वो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या वलय संरचना वाले भौगिकों का, भौगिक नहीं यौगिक, ठीक है, यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल द्वित्रि आबंध द्वारा जुड़ सकते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन। ध्यान से समझना, कार्बन जो होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ऐसे बहुत सारे कार्बन जुड़ जाएंगे, इसे बोलेंगे श्रृंखला। क्या बोलेंगे बाबू, श्रृंखला बोलेंगे। और एक बात याद रहे, ये जो श्रृंखला है ये ऐसे भी तो हो सकती है भाई, जैसे यहाँ से एक और श्रृंखला निकल जाए, यहाँ से एक और श्रृंखला निकल जाए, तो ऐसे शाखित श्रृंखला हो गई। और कभी कभी ये वलय भी बना लेते हैं, जैसे ऐसे, इस तरीके से क्या बना लेते हैं बाबू, वलय। ठीक है, तो कार्बन श्रृंखला बना सकता है, शाखित श्रृंखला बना सकता है, या वलय बना सकता है। ये कार्बन का गुण है, इसे क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। कार्बन किस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। और एक बात और याद रहे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध भी बन सकता है, डबल बंध भी बन सकता है, और ट्रिपल बंध भी बन सकता है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, 3 प्रकार के बंध आपस में बन सकते हैं। किस किस के बीच, कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो एक बार में कार्बन
कितने परमाणु से जुड़ सकता है? 4 से जुड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार में इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कार्बन कार्बन, तो एक बार में 4 परमाणु से जुड़ सकता है। इसे कार्बन की क्या बोलते हैं? चतुसंयोजकता बोलते हैं। और कार्बन जो है, कार्बन की परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु HCl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो एक बार में कम से कम वो 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है। ठीक है, ये इस चैप्टर का बेसिक क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? बेसिक। इस चैप्टर का बेसिक अपन ने पढ़ लिया और यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है बेटा। अब आएगा इस मेन चैप्टर में मेन, अभी तो क्या था? ट्रेलर था, फिल्म पूरी बाकी है बाबू। कंप्लीट पिक्चर देखेंगे, जाना मत कहीं वीडियो छोड़ के, क्योंकि अगर तू गया ना बेटा तो बोर्ड में आने वाले वो तेरे मार्क्स भी चले जाएंगे, ये बात याद रहे। आज तू अगर जाएगा तो फिर वहाँ मार्क्स जरूर जाएंगे, इसलिए अगर मार्क्स नहीं जाना चाहते, मार्क्स को रोकना चाहते हो तो फिर वीडियो पूरा देखना जरूरी है। अरे क्या वो बोलता हूँ ना मैं तुम्हें बार बार, ना मेहनत ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बेटा आग तो लगानी पड़ेगी, आग के बिना काम नहीं चलेगा बाबू, आग के बिना काम नहीं चलेगा। जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको कंप्लीट चैप्टर, मैं नहीं थक रहा, मैं नहीं रुक रहा, तो आप कैसे रुक सकते हो बाबू? ध्यान दो, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों में हाइड्रोजन कहते हैं। ध्यान से समझना, कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं ना बेटा, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गलत है, क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। याद रहे, क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। चलिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2, संतृप्त और असंतृप्त। अब संतृप्त का मतलब क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त का मतलब बाबू क्या है? संतृप्त का मतलब ये है जब कार्बन कार्बन के बीच, जैसे ये कार्बन कार्बन, इनके बीच में केवल एकल बंध हो। क्या हो? एकल बंध। एकल बंध वाले सभी कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। दूसरी बात, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो उसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। और एल्केन का जो अणु सूत्र है वो क्या होता है? CnH2n+2। याद रखना, CnH2n+2 ये क्या है? सूत्र है। किसका सूत्र है ये? एल्केन का। किसका? एल्केन का। ठीक है, ऐसे ही असंतृप्त। असंतृप्त 2 टाइप के होते हैं, एक तो 2 बंध वाले और एक 3 बंध वाले। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध हो या ट्रिपल बंध हो तो डबल बंध वाले को तो बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बंध वाले को बोलते हैं एल्काइन। और ये बात याद रहे कि इसका सूत्र होता है CnH2n। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2। तो बताइए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें से एल्केन को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्कीन और एल्काइन इन दोनों को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। चलिए, अब आती है बेटा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या आती है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो सबसे पहले बनाते हैं एथेन की। किसकी बनाते हैं? एथेन की। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर मैं खुद से आपको बना के बताने वाला हूँ। ठीक है, एथेन की बनाएंगे। सबसे पहले अपन किसकी बनाएंगे? एथेन की। और यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले, इसको अपन बाद में बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको बनाएंगे। ठीक है, संरचना सूत्र बनाएंगे सबसे पहले। चलिए, तो बाबू ध्यान से देखना है ना, इस चीज को ध्यान से आप देखोगे। देखो, चलिए देखो अब ध्यान से आप। मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर देखना, मैंने क्या लिया? 1 कार्बन लिया। यहां पर मैंने कितने लिए? 2 कार्बन लिए। और यहां पर मैंने 3 कार्बन लिए। ध्यान से देखते जाना बेटा। ठीक है, यहां पे मैंने ले लिए 4 कार्बन। ध्यान से देखते जाना। इसको समझ लिया तो बोलते हैं ना लाइफ झिंगा लाला, है ना, ऐसा कुछ। कितने? 6 कार्बन। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास अब आपको पता है 1 कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। कितने बनाता है? 4। तो ये भी कितना बनाएगा? 4। गिनो, देख इसके 4 हो गए क्या? 1 2 3 4।
इसके 4 हो गए क्या, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए क्या, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए क्या, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए क्या, गिनो, देखो सभी के 4 4 बंद बना दिए मैंने, यहाँ पर भी बनाता हूँ, इसके 4 हो गए, इसके 4 बंद हो गए, इसके 4 बंद हो गए, इसके 4 बंद हो गए, ऐसे ही बेटा यहाँ बनाइए, क्या इसके 4 बंद हुए, क्या इसके 4 हुए, क्या इसके 4 हुए, क्या इसके 4 हुए, सभी के 4 बंद हो गए। ध्यान से देखो, अगर कहीं नहीं हुए हो तो मुझे बता देना भाई। हो गए ना सभी के 4 बंद? बहुत आसान है बेटा। मैंने क्या कहा, दिमाग में जाएगा नहीं, दिमाग में छपेगा, इसको छापो जल्दी से। मैंने कहा कि कार्बन ले लीजिए, 1 लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। सभी कार्बनों को मैंने क्या कर दिया, 4 4 बंद बना दिए, 4 4 संयोजकता बना दी। अब जहां भी बंद है वहां पर आपको जोड़ना है हाइड्रोजन। क्या जोड़ना है, यह जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन। ध्यान से देखना बेटा, क्या जोड़ दिया मैंने, हाइड्रोजन जोड़ दिया सभी जगह। ये सभी जगह मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, सभी जगह क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। यहाँ नहीं जुड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे बंद ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ये क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। ठीक है, ये जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ गए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, यहाँ कार्बन कितने हैं टोटल, 1, और हाइड्रोजन कितने, 4। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2, 1 2, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 है। यहाँ कार्बन कितने, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ कार्बन कितने हो रहे हैं, गिनो कितने कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो कार्बन तो 4 है। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 10 नहीं 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन है 4, कार्बन कितने, 4, गिनो 1 2 3 4। और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3 और 2 5, 2 7 और 3 10। हाइड्रोजन कितने, 10। यहाँ पर आप गिनोगे तो यहाँ पर कार्बन है 5, हाइड्रोजन है 12। यहाँ पर गिनोगे तो कार्बन कितना है, 6, और हाइड्रोजन कितने, 14। इन सभी के अंदर एक बात कॉमन है कि जितना कार्बन है ना, उनसे उनके डबल के 2 ज़्यादा है। ध्यान से देखो, कार्बन कितने, 2, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6। कार्बन कितने, 3, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 8। ठीक है, यहाँ कार्बन कितने, 4, 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10 आ गया। ऐसे देखो कार्बन कितने, 6, 6 का डबल 12, 12 में 2 जोड़े तो कितने आ गए, 14। इसका मतलब सूत्र बनाएंगे अब यहाँ पे। सूत्र कैसे बनेगा, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, उसके डबल से 2 ज़्यादा। ये बन गया सूत्र, और ये किसका सूत्र है, एल्केन का। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि अगर एक कार्बन रहता है बेटा, एक कार्बन रहता है तो उसे मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। और एल्केन है सब तो एन लग जाएगा पीछे, क्या लग जाएगा, एन। तो ये किसका सूत्र हो गया, मेथेन का। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो ये किसका सूत्र हो गया, एथेन का। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये किसका सूत्र हो गया, प्रोपेन का। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इस किसका सूत्र हो गया, ब्यूटेन का। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, तो ये किसका सूत्र हो गया, पेंटेन का। और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, ये किसका सूत्र हो गया, हेक्सेन का। किसका हो गया, हेक्सेन का। तो इस तरीके से संरचनात्मक सूत्र बनते हैं। बाबू समझ में आया है, नहीं आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए यस सर समझ में आया, फटाफट लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं, संरचनात्मक सूत्र अपन का बन गया। साथ में देखो बिंदु संरचना भी बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है, ध्यान से देखो, है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है इसको भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे अपन क्रॉस से, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे डॉट से। तो जैसे मान लीजिए मुझे एथेन की बनानी है, तो सबसे पहले देखो एथेन का मतलब 2 कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 2। ठीक है, अब आप जानते हो एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया। ये वाला एक इधर देगा, एक इधर देगा, एक इधर और एक इधर, कितने हो गए, 4 4 हो गए दोनों के।
चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये वाला यहाँ देगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ देगा। इधर हाइड्रोजन लेके आओ, इधर भी हाइड्रोजन लेके आओ, इधर भी हाइड्रोजन लेके आओ। देखो इसके 2 हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 कंप्लीट है, इसके 2 कंप्लीट है, इसके 2 कंप्लीट है, हो गए 2-2 सबके। अब यहाँ से अगर मैं बड़ा गोला खींच दूँ, यहाँ से अगर मैं बड़ा गोला खींच दूँ तो ये 8 इसके हो गए, और यहाँ से बड़ा गोला खींच दूँ तो ये 8 इसके हो गए। तो बताओ दोनों कार्बन के पास 8-8 हो गए, सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से बनती है बिंदु संरचना। और ये किसकी बिंदु संरचना है बेटा? ये एथेन की। किसकी? ये एथेन की। ठीक है, किसकी? एथेन की। चलिए अब ये हो गई बिंदु संरचना, आपको बनाना आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, इनकी भी बिंदु संरचना बना सकते हो और इनके भी सूत्र बना सकते हो। अब उसमें इसमें क्या था बेटा, जैसे मैं 2 बना के बता देता हूँ आपको। जैसे अपन एल्कीन के बनाएंगे ना, तो बीच में एक कहीं भी डबल बॉन्ड लेंगे। अब देखो जैसे इसके 2 बंद हो गए तो कितने बचे? 2। इसके इस कार्बन के 2 तो इधर हो गए ना, अब कितने बचे? 2। तो ये एल्कीन बन गया। ठीक है, ऐसे एल्काइन जब बनाएंगे तो 3 बंद लेंगे बीच में। अब इसका कितना बचा? 1। इधर भी कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो एथीन और एथाइन दोनों आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। मेथिन और मेथाइन नहीं बनता, क्योंकि बेटा कम से कम 2 कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अब आता है संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। तो संरचना के आधार पर बेटा अगर सीधी श्रृंखला बने, ध्यान से देखना, अगर सीधी श्रृंखला बने इस तरीके से, तो इस तरीके से बन जाएगा। और अगर मान लो ऐसे श्रृंखला बन जाए तो इसको साकित श्रृंखला बोलते हैं। इस तरीके से बन जाए साकित श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे, उसको ध्यान से देखना। संरचनात्मक समावयव, क्या बोला मैंने? संरचनात्मक समावयव। संरचनात्मक समावयव का मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको समझा देता हूँ मैं अच्छे से। मैंने बोला संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए। संरचनात्मक समावयवता का मतलब होता है बेटा, जब संरचनात्मक रासायनिक सूत्र समान हो, रासायनिक सूत्र क्या हो? समान। रासायनिक सूत्र क्या हो? समान हो। ठीक है, और संरचनात्मक सूत्र क्या हो? अलग अलग। क्या हो? अलग अलग हो। क्या अलग अलग हो? संरचनात्मक सूत्र। याद रहे, जब रासायनिक सूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक सूत्र क्या हो? अलग अलग हो, ऐसे यौगिकों को बोलते हैं संरचनात्मक समावयव। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयव। और इस गुण को बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। इस बात को आप ध्यान से रखिए। जैसे देखिए, मैंने यहाँ एक सूत्र लगा C5H10 या 12 ले लेते हैं। ये किसका सूत्र है? पेंटेन का। किसका है ये? पेंटेन का। तो पेंटेन, यहाँ देखो सूत्र तो समान है ना। अब मैं इसके अलग अलग संरचनात्मक सूत्र बनाता हूँ, ध्यान से देखना बाप, है ना। जैसे कि 1 2 3 4 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। ठीक है, इन सभी में मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैंने सभी में हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो एक तो ये हो गया, हुआ नहीं हुआ? एक तो संरचनात्मक सूत्र ये हो गया। दूसरा संरचनात्मक सूत्र बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, 3 कार्बन ऐसे जोड़े, 3 कार्बन ऐसे जोड़ दिए और 2 कार्बन ऐसे जोड़ दिए। अब क्या हुआ? देखो, अब श्रृंखला नहीं बन के साकित श्रृंखला बनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या जोड़ दूंगा? 3 हाइड्रोजन। 2 यहाँ जुड़ेंगे और 1 यहाँ जुड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी संरचना उस वाले से बिल्कुल अलग दिख रही है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम कार्बन गिनोगे तो 5 ही आएंगे और हाइड्रोजन गिनोगे तो कितने आएंगे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? 12। तो यहाँ पर
देखो इसकी संरचना दिखने में बिल्कुल अलग है, इसकी संरचना दिखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन ये इन दोनों के सूत्र क्या है, समान। इसको बोलेंगे एन या नॉर्मल पेंटेन। और जहां पर ध्यान से देखना, जहां पर एक कार्बन से अन्य 3 कार्बन जुड़े हो, कितने जुड़े हो, 3। देखो इसमें एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, लेकिन अगर 3 कार्बन जुड़े हो तो उसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये है आइसोपेंटेन। क्या है ये, आइसोपेंटेन। और यहाँ पर एक और मैं बना सकता हूँ इस तरीके से, देखना इस तरीके से, एक ही कार्बन से कितने कार्बन जोड़ दिए, 4। तो 3 हाइड्रोजन इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए। तो कार्बन तो कितने, 5, और हाइड्रोजन वही 12 हो गए, 3 3 3 3 12 हो गए। ऐसे पेंटेन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पर संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो, रासायनिक सूत्र समान हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयव। क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयव। तो ध्यान रहे, क्या ध्यान रहेगा, एक तो ये सभी नोट्स आपको कंप्लीट प्रिंटेड मिल जाएंगे, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी आप समझिए ध्यान से। तो ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, और ये कौन सा है, नियोपेंटेन। क्यों नियोपेंटेन, इसलिए क्योंकि इसमें एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। इन सभी में आणविक सूत्र समान है, लेकिन संरचनात्मक अलग अलग है, इसलिए संरचनात्मक समावयव कहते हैं। अब देखो बेटा, वलय भी बन जाती है जब कार्बन ऐसे बंद संरचना बनाते हैं, तो उसे वलय बोलते हैं। तो ये संतृप्त वलय है, यहाँ पे 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो इसलिए इसको असंतृप्त वलय भी बोलते हैं। जैसे कि ये एक्सेन का संरचनात्मक सूत्र अगर बनाएंगे अपन वलय के रूप में, तो ऐसा बनेगा, और बेंजीन का ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, इसको बनाना बहुत आसान है। 6 कार्बन ऐसे जोड़ रखे हैं, ठीक है, 6 कार्बन ऐसे जोड़ रखे हैं। अगर इनके बीच में कहीं पे अगर देखो ऐसे ही है, तो अब इनकी संयोजकता पूरी करने के लिए मुझे 2 सबके हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे ना, तो ये एक्सेन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड ले लूँ एक को छोड़ के, तो मुझे एक ही हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। तो सूत्र क्या बनेगा फिर, C6H6 बनेगा। यहाँ C6H12 बन रहा है, इसका मतलब ये एक्सेन है और ये बेंजीन है, इसको बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का बेटा ये डायग्राम भी कभी कभी आ जाता है, इसको भी बेंजीन ही बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो समझ जाओ बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। ठीक है, अब आता है बेटा प्रकार्यात्मक समूह। क्या आता है, प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रकार्यात्मक समूह की। तो प्रकार्यात्मक समूह की बात करें तो बेटा ध्यान से समझना, जब हाइड्रोकार्बन में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाए, क्या आ जाए, तीसरा, तो उसे बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। अंग्रेजी में बोले तो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। ये विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। तो कुछ भी नहीं है बेटा, कार्बन परमाणुओं के अंदर, मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर कुछ ऐसे परमाणुओं का या ऐसे अणुओं का समूह आ जाता है जो उसकी संयोजकता को बिना डिस्टर्ब किए एक नया यौगिक बना लेता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो बेटा टोटल आपके 4 फंक्शनल ग्रुप सिलेबस के अंदर हैं। कितने हैं, 4। कौन कौन सा, पहला है बेटा आपके, देखो एक तो एल्कोहल, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अलावा हेलोजन परिवार भी होता है जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो आता है। क्या आता है, फ्लोरो। कितने आते हैं, 4, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ऐसे ही एल्कोहल को लिखते हैं OH से। ये कैसे याद रहेगा बेटा, ये याद रखना पड़ेगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और एक फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरीन को बोलते हैं। एल्कोहल को लिखते हैं -OH, ये बॉन्ड है। ठीक है, एल्डिहाइड को लिखने का तरीका ये रहता है, आप इसको इस तरीके से लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कीटोन को लिखने का ये तरीका रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखने का ये तरीका रहता है। एल्कीन आप जानते हैं, ये डबल बॉन्ड आ जाए तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइन। ठीक है,
अब समझना इसको अच्छे से, इसको और डिटेल में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूं। देखो समजातीय श्रेणी क्या होती है, जब एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। देखना यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। जैसे CH3OH, C2H5OH, C37OH, इन सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो CH2 का अंतर है, बाकी सब सेम है। मतलब इससे इसमें जाओगे तो एक हाइड्रोजन बन गया, एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। यहाँ से यहाँ जाओगे तो कार्बन 2 थे ना, अब कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन 2 बढ़ गए। तो इन सब में किसका अंतर है, एक तो कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। इसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है, याद रहे समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों का अंतर कितना होता है, CH2, तथा द्रव्यमान इकाई 14 म्यू द्रव्यमान इकाई का क्या होता है, अंतर। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में क्या होती है, विभिन्नता होती है। याद रहे ये सभी समान है, लेकिन इनके क्या है, इनके भौतिक गुणधर्म क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, याद रखना भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग, क्योंकि उनमें क्या है, द्रव्यमान अलग अलग है, कार्बन की संख्या अलग अलग है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। अब नाम पद्धति की अपन बात करें तो याद रखें पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है आगे लगने वाले। तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो ये लगते हैं आगे, पूर्व में आगे लगते हैं, इसलिए इनको पूर्व लग्न कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, अब ये किसका सूत्र है, प्रोपेन का सूत्र है बेटा। किसका सूत्र है, प्रोपेन का, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो प्रोपेन तो ये ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन क्लोरीन आने से क्या लग जाएगा आगे, क्लोरो। क्या लग जाएगा, क्लोरो। तो ये बन जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे कैसे एल्कोहल है, तो मान लीजिए ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, प्रोपेनॉल का सूत्र है। अब एक हाइड्रोजन भगा के OH आ गया ना, तो OH अब ये लगता है पीछे, अनुलग्न में लगता है। कहाँ लगता है, अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है पीछे लगना। तो OH का लगता है ओल। क्या लगता है, ओल। तो ये प्रोपेनॉल बन गया। क्या बन गया, प्रोपेनॉल। ऐसे एल्डिहाइड में एल लगता है। क्या लगता है, एल। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, इसको एल्डिहाइड बना दिया, तो यहां पे क्या बनेगा, प्रोपेनेल। प्रोपेनेल इस तरीके से आएगा, ये गलत है ना। ऐसे कीटोन है बेटा, कीटोन में क्या लगता है, ओन, तो ये बनेगा प्रोपेनोन। क्या बनेगा, प्रोपेनोन। ये कैसे आया, ये कैसे आया, कुछ नहीं है बेटा, आपको प्रोपेनोन बनाना है ना, तो कीटोन का ये ग्रुप होता है, ये इधर एक कार्बन जोड़ दिया इधर, तो कार्बन 3 हो गए, प्रोपेनोन बन गया। बाकी जो भी वैलेंस है उसको हाइड्रोजन से भर देंगे, तो प्रोपेनोन इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ऐसे एल्कीन बनेगा, ऐसे एल्काइन बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। क्या, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की बात करें बेटा तो 4 हैं। कितने हैं, 4। ध्यान से देखना। सबसे पहला आता है दहन। सबसे पहला कौन सा आता है, दहन। तो दहन की बात करें, जैसे कि मेथेन, इसको जब जलाएंगे अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा प्लस प्रकाश। कार्बन तथा इसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में क्या देते हैं, उष्मा और प्रकाश देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया है बेटा। चलिए अब बात करते हैं। ओके, ठीक हो गया, देखते हैं अब। अच्छा, ये यहाँ पे क्लिक हो गया था क्या, नहीं भाई, हमें चलिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। अब बात करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर कौन सी ज्वाला देते हैं, नीली स्वच्छ ज्वाला देते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। ध्यान रहे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलेंगे ना बेटा तो पूर्ण स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलेंगे, जबकि असंतृप्त जलेंगे तो कौन सी, धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और कार्बन को जलने के लिए पूर्ण रूप से क्या नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, दूसरा आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन देना, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ये एथेनॉल है,
वेथेनॉल को अगर ऑक्सीजन दी जाएगी तो ये किसमें बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। लेकिन ऐसा बेटा उत्प्रेरक के उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संकलन अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं, संकलन अभिक्रिया की। इसे हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, कारण क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, हाइड्रोजन। और ये अभिक्रिया होती है निकल और प्लेडियम की उपस्थिति में। ऊपर वाली जो अभिक्रिया होती है बेटा, उसमें जो उत्प्रेरक अपन काम में लेते हैं, या तो लेते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या लेते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। अब आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, जब हाइड्रोजन को भगा के कोई दूसरा आ जाए। समझना ध्यान से, जैसे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन भगा दिया, 3 रह गए, एक क्लोरीन आ गया, और जो हाइड्रोजन निकला था वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर एसिड बना लिया। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एक हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा आ जाए, 2 हाइड्रोजन भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गई अपनी चारों अभिक्रियाएं कंप्लीट। याद रहे, पहली है कौन सी, दहन, दूसरी ऑक्सीकरण, तीसरी संकलन और चौथी है प्रतिस्थापन। 4 अभिक्रिया यहाँ पे टोटल हैं, इन चारों को आप अच्छे से ध्यान रखें। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर आता है अपने पास कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म की बात करें, किसकी बात करें, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म की। चलिए ध्यान से देखिए, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म की बात करें तो बेटा ये रंगहीन, गंध और जलने वाला स्वाद है। ठीक है, जलने वाला पदार्थ, स्वाद नहीं पदार्थ। ठीक है, तो ये रंगहीन, गंध, रंगीन, इसका कोई रंग नहीं होता, गंध और जलने वाला पदार्थ है। मतलब एक तो ये रंगहीन होता है, जब जलता है तो गंध होती है इसके अंदर। दूसरा ये जलने वाला पदार्थ, इसमें आग लगती है। जल में घुलनशील होता है, जल में ये घुल जाएगा। वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, उदासीन प्रकृति का होता है, ध्यान रहे। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो जो एथेनॉल है, एथेनॉल की अभिक्रिया अगर आप सोडियम से कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है। किस तरीके से बनता है, आप क्या करोगे, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को भगा दोगे, यहाँ से सोडियम आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम एथोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, निर्जलीकरण अगर आपको करना है तो फिर एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। चलिए आगे बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की, या इसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या होंगे इसके, ये रंगहीन होता है, स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी गंध आती है, क्वथनांक 391 में होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतल करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो एस्टरीकरण होता है। एस्टरीकरण करने के लिए आप क्या करोगे, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवा दोगे एथेनॉल से। जैसे अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा बेटा। क्या बनेगा, एस्टर। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण बोलते हैं। मीठे फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। साबुनीकरण, साबुनीकरण क्या होता है बेटा, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें, किससे करवा दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये एथेनोइक अम्ल, ये क्या है, एस्टर है। एस्टर की अभिक्रिया किससे करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बनेगा। एक तो एथेनॉल बनेगा, क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और एक क्या बनेगा, वही एथेनोइक क्या था जो यहाँ पे बना था ना, देखो यहाँ पर भी बना, ये क्या बना था, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बना है, सोडियम एथोक्साइड बना है। इसी विधि को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं, और साबुन इसी विधि से तैयार होते हैं। सार से अभिक्रिया, सार से अभिक्रिया मतलब वही, जैसे कि यहाँ पे एथेनोइक एसिड है, इसकी NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, ये साबुन है बेटा। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, तो यहाँ पर कार्बन की बात करें अपन, जैसे कि ये तो कार्बन है, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट है,
और एक कार्बोनेट है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों से भी क्रिया करवाएंगे तो दोनों ही कंडीशन में सोडियम एसीटेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस बनेगी। ठीक है। साबुन और अपमार्जक, तो साबुन क्या होते हैं, वही जिनसे आप नहाते और कपड़े धोते हो। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। इनका ये जो सूत्र है वो इस तरीके से आप देख सकते हो, C17H35 COONA, सोडियम। ठीक है, सोडियम यहाँ पर है, पोटेशियम भी हो सकता है इसकी जगह। साबुन केवल मृदु जल में सफाई करते हैं। अपमार्जक क्या होता है बेटा, वही डिटर्जेंट जिसे आप बोलते हो। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया जा सकता है। तो अपमार्जक कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और ये मृदु जल में भी सफाई कर सकते हैं। कठोर या मृदु मतलब भारी जल और शुद्ध जल दोनों में ही क्या कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। साबुन का अणु दिखने में इस तरीके से होता है, इसमें 2 सिरे होते हैं, जल रागी और जल विरागी। जल विरागी सिरे का मतलब क्या होता है, जो पानी में नहीं घुलता, और जल रागी का मतलब है जो पानी में घुलता है। तो जो पानी में नहीं घुलता वो मेल में घुल जाता है, और जो मेल में नहीं घुलता वो पानी में घुल जाता है। इस प्रकार सफाई हो जाती है। देखो इस तरीके से देखो आप साबुन अणु की संरचना। तो साबुन अणु की संरचना की बात करें तो साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है, इसको समझते हैं। मेल तेलीय होते हैं, जलीय विरागी सिरा तेल में घुलता है और जल विरागी सिरा चारों तरफ पानी में गिर जाता है। इससे मिसेल की संरचना बनती, ये मिसेल है, ये बीच में क्या है, तेल की बूंद या गंदगी बोल सकते हैं। साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवणों के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। ये स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो साबुन बेटा जब पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, जिसे अपन कठोर पानी बोलते हैं, उसमें कार्यकार नहीं कर पाते, अच्छे से क्रिया नहीं करते, तो वहां पर अपमार्जक का उपयोग करते हैं। ये कठोर जल में भी सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में भी उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता। ठीक है, इसी के साथ प्यारे बच्चों अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये था क्विक रिवीजन इस चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।